स्टार्ट है। हेलो गाइस। हे गाइस। हे गाइस। हे गाइस। कैसे हो जी? गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई? क्या तुम इस चेहरे को जानते हो? हाँ हाँ, जानते हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ। बोलो जी। चलो, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं। आज अपना नया चैप्टर होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होने वाला है। और आपको, जैसे सभी बच्चों को पता है, मास्टर जी जो आप पहली क्लास पढ़ाते हो ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि पहली क्लास में ही अपन को ये पता लगता है कि भैया जाना कहाँ है, जाना कहाँ तक है। बोलो जी। और ये इक्विलिब्रियम चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट बच्चों, चलिए आइए मैं शुरू करता हूं। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इससे आसान कुछ नहीं है। अब जितने भी चैप्टर आएंगे सब फर्जी हैं, सब आसान है, सब आसान है, सब में एक ही बात है, सब में एक ही जैसी बातें हैं। ठीक है, वो बातें क्या है मैं बताना शुरू करता हूं। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, नोट्स सबके साथ साथ ही बनेंगे। चलो जी, सो दिस गोना बी द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ इक्विलिब्रियम एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज व्हाट, इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम, देन वी डिस्कस अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके कुछ रिलेशंस। ये सब क्यों पढ़ रहा हूं, क्यों इन सबको जानना है, इन सबको जान के सवाल कैसे आते हैं, वो सारी बातें हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों में मैं ऊपर लिख रहा हूं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। अब चाचा। राइट। तो ये मैंने मस्त लिख दिया है, ऊपर चिपका दिया है। आइए इस चैप्टर को अपन पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए जी। ले भाई। ठीक है मित्रों, शुरू करते हैं। ठीक है जी, प्लीज कृपया करके सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। चलिए मैं बोलना शुरू करता हूं। तो आप सभी बच्चों ने एक नाम तो सुना होगा जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है। हाँ मास्टर जी, हम सभी 12वीं पास करके आए हैं, सभी इसीलिए ग्रेजुएशन में गए हैं। सबने 12वीं 11वीं में ये चैप्टर होता है, सबने 11वीं में ये चैप्टर सुना तो होगा। हाँ मास्टर जी, सुना तो है। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपको इसी के ओरिएंटेड कहानी बताता हूं, और वो कहानी क्या है प्लीज ध्यान से सुनना। तो जो इक्विलिब्रियम है, इसको भी अपन उसी तरीके से जानेंगे जिसको अपन, या जिससे अपन ने बाकी चैप्टर्स को भी जाना है। और वो तरीका क्या है? आसान है, बहुत सिंपल है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम, व्हाई वी नीड इट, एंड हाउ वी स्टडी इट। ठीक है, तो ये तीन बेसिक से सवाल हैं, तीन बेसिक सवाल हैं जो आपको समझने हैं, जानने हैं, पढ़ने हैं। क्यों? ताकि आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाए इक्विलिब्रियम के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूं, दैट इज इक्विलिब्रियम। तो पहला हेडिंग है जी, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना। ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? हेलो। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, अगर आप इसको केमिस्ट्री की भाषा में बोलो तो इसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अदरवाइज आप इसको
आम भाषा में बोलो तो इसको बैलेंस कहा जाता है, बैलेंस बोल लो या फिर दोनों तरफ इक्वालिटी बोल लो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। अब सर ये तो आपने बोल दिया इक्विलिब्रियम का मतलब, बट इक्विलिब्रियम क्योंकि अपन इसको केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो इस इक्विलिब्रियम का केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ तो लोचा है। हेलो ध्यान से सुनना हर एक बात, क्या बोला मैंने, आज की क्लास में ही अपन पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। हाँ, उसके पीछे क्या क्या कहानी है वो सारी जान जाएंगे, आज ही जान जाएंगे। और जो मैं आज बताऊंगा वो लास्ट के 16वें लेक्चर तक चलेगा, पहले बता रहा हूं। जो मैं आज बता रहा हूं वो लास्ट के 16वें लेक्चर तक चलेगा, ठीक है। तो कृपया करके ध्यान से सुनना। मैंने सिंपली बोला इक्विलिब्रियम का मतलब, तुम कहोगे सर अगर मान लो आपने यहां भी वेट रखा है यहां भी वेट रखा है तो अगर ये बैलेंस्ड हुआ, सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। बट सवाल है मास्टर जी, इसको अपन केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में हाउ दिस केमिकल, या यूं कह ले हाउ द इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड टू दिस केमिस्ट्री, ठीक है। तो मैं पहले केमिस्ट्री से इस इक्विलिब्रियम को रिलेट करूंगा, वहीं से कहानी शुरू हो जाएगी। सॉर्टेड है। तो सर सबसे पहला सवाल तो यही है मास्टर जी, यार इसको केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो यार केमिस्ट्री से कुछ ना कुछ तो लेना देना है भैया। अबे केमिस्ट्री से इसका कुछ ना कुछ तो लेना देना है, क्या है? तो वी नो दैट अगर मैं कहता हूं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री क्या है सर? इट्स ऑल अबाउट, केमिस्ट्री में हम कुछ भी कर लें, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल लोचा, है ना। अपन ने कुछ उठाया, मिला दिया, कुछ बन गया। सो दैट सिंपली मींस कि सर केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन या केमिकल लोचा, राइट ना। अब सवाल उठता है कि ठीक है सर, अगर केमिस्ट्री ही केमिकल लोचा है तो अब ये केमिकल लोचा क्या होता है? तो इसको भी हम जानते हैं कि सर केमिकल रिएक्शन का मतलब कि हमारे पास कुछ होता है जिसको अपन दुलार से बुलाते हैं रिएक्टेंट, और उससे हमें कुछ बनाना होता है जिसको अपन प्यार से बुलाते हैं प्रोडक्ट। तो जब भी मैं किसी रिएक्टेंट जो मेरे पास ऑलरेडी है उसका यूज करके मैं कुछ नया बनाना चाहता हूं प्रोडक्ट, तो इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। सॉरी, इसी प्रोसेस को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इक्विलिब्रियम, हाँ मैं इसलिए बोल दिया क्योंकि इक्विलिब्रियम में वो पूछ रहा है कितने लेक्चर्स हैं, है ना। तो इक्विलिब्रियम गाइस 3 प्रकार के हैं, केमिकल, आयनिक, फेज, तीनों इक्विलिब्रियम पढ़ने। तो आप ये समझ लो 3 चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन इक्विलिब्रियम में, 3 चैप्टर हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना यार, 3 चैप्टर हैं इक्विलिब्रियम में। ओ ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम में 3 चैप्टर हैं, ठीक है, ध्यान से सुन लो। तो मैंने सिंपली बोला केमिस्ट्री, जिसका मतलब क्या है केमिकल रिएक्शन। दैट मींस कि सर कोई भी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में जाएगा तो किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने वाली कहानी को ही बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। तो सर ये तो बात सिंपल सी है जो तू बता रहा है हमें। सवाल ये है कि सर जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में जा तो रहा है, उसी को केमिकल रिएक्शन कह रहा हूं, बट इस केमिकल रिएक्शन के होने का कारण क्या है? ये केमिकल रिएक्शन हो क्यों रहा है? ऑब्वियसली अगर मैं आपसे ये भी पूछूं कि बताओ अगर मुझे केमिस्ट्री ही पढ़ना है तो केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं, क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन, तो केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर होंगे सबके सब केमिकल रिएक्शन को बयान कर रहे होंगे। दैट मींस कि सबके सब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से रिलेशन शो कर रहे होंगे। सारे के सारे जो चैप्टर हैं उनका कुछ ना कुछ तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से लेना देना है। अब सवाल उठता है कि ठीक है सर, अगर केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन ही पढ़नी है तो क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि सर ठीक है केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, तो केमिकल रिएक्शन पढ़ने के लिए क्या केमिकल रिएक्शन का होना अनिवार्य है? बिल्कुल। अबे बिल्कुल, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रही है तो मैं उसको पढ़ के क्या करूंगा? केमिकल रिएक्शन का होना अनिवार्य है तभी तो मैं इसको पढ़ूंगा ना भाई। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन ही पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन को होने के लिए या यूं कह ले पढ़ने के लिए केमिकल रिएक्शन का होना अनिवार्य है। तो सबसे पहली चीज कि सर हां, अगर मुझे केमिकल रिएक्शन पढ़नी है तो मुझे यह जानना पड़ेगा कि वो केमिकल रिएक्शन हो भी रही है कि नहीं हो रही है। सवाल उठता है मास्टर जी मैं कैसे जानूंगा? अबे मैं कैसे जानूंगा? मैं तो इत्तू सा, नन्नू सा, प्यारू सा बच्चू हूं, तो मैं कैसे जानूंगा कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे जाएगा? कोई भी केमिकल रिएक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही है, तो ये बताने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। दैट इज विल द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। तो इसको पढ़ने के लिए यू हैव टू स्टडी व्हाट? विल द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। तो इस बात को बताने के लिए जो हमारे पास दवाई है उस दवाई का नाम है थर्मोडायनेमिक्स।
तो थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच दैट टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी। आपने सुना है, आपने कभी सुना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है? अरे बोलना यार, अबे कभी तो सुना होगा। कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है मतलब हो रही है, फिजिबल है, फिजिबल है भैया, फिजिबल है, हो सकती है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है ना भाई? सो सर सबसे पहले तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना है, जाने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, इसी केमिकल रिएक्शन को पढ़ने के लिए इसका होना अनिवार्य है। हमें कैसे पता चलेगा? दवाई का नाम है थर्मोडायनामिक्स। दूसरा, लेट सपोज मास्टर जी रिएक्शन हो रहा है, मतलब हमने ये देख लिया कि रिएक्शन हो रहा है, दैट मींस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है। अब हमारे मन में सवाल ये आ रहा है कि ठीक है जा तो रहा है, तो कितना जा रहा है? अबे प्रोडक्ट तो बन रहा है, मान ले मैंने कहा रिएक्टेंट मैंने 10 किलो मिलाया है, तू आधा किलो प्रोडक्ट बन गया। अबे 10 किलो रिएक्टेंट से आधा किलो प्रोडक्ट बन रहा है, या 10 किलो रिएक्टेंट से 9 किलो प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा वही तो मेरा काम है ना भाई। एज अ केमिस्ट मेरा काम क्या है? जितना ज्यादा प्रोडक्ट बना पाऊं मैं। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि सर ठीक है, अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है तो कितना जा रहा है? दैट मींस टू व्हाट एक्सटेंट? रिएक्शन प्रोसीड। ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट रिएक्शन प्रोसीड। अब इस बात को भी बताने के लिए, इस बात को भी जानने के लिए दवाई का नाम है, तो इसके लिए भी एक दवाई है केमिस्ट्री में, और उस दवाई का नाम है इक्विलिब्रियम। जो अपन पढ़ने वाले इसी को अपन ज्यादा तोड़ेंगे। सारे के सारे मैं बता रहा हूं केमिकल रिएक्शन से कैसे रिलेट करते हैं। आप थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ते हो, आप इक्विलिब्रियम जो अभी अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहला सवाल कि सर रिएक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? थर्मोडायनामिक्स बताएगा। हो रहा है तो कितना हो रहा है? इक्विलिब्रियम बताएगा। सवाल उठता है तीसरा कि मास्टर जी मान लो मैंने कटोरी ली, कटोरी में आज मिलाया, आज मिलाया मैंने, तो अगर आज मिलाया तो अगर प्रोडक्ट 10 साल बाद बने, कोई फायदा नहीं है तेरा। अरे हाँ भाई, अगर आज मिला रहा हूं, प्रोडक्ट 10 साल बाद बने तो कोई फायदा नहीं है उसका। दैट मीन्स कि सर हाँ केमिकल रिएक्शन का होना अनिवार्य है, हाँ हमें यह भी जानना जरूरी है कि कितना हो रहा है, बट साथ में यह भी इंपॉर्टेंट है विद व्हाट स्पीड, विद व्हाट रेट द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तीसरा, तो इसको भी आप पढ़ोगे, with what speed reaction occur। तो इसको बताने के लिए भी दवाई है, और उस दवाई का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ोगे, काइनेटिक्स भी पढ़ोगे, थर्मो भी, इक्विलिब्रियम भी, बट आज की कक्षा में अपना मेन कंसर्न क्या है? इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो कहने का दूसरा मतलब ये पूरी कहानी क्यों बता रहा हूं? पूरी कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बोल दिया थर्मोडायनामिक्स, तो सर तुम कहोगे सर थर्मोडायनामिक्स वो एक ब्रांच है, उसका मेन थीम क्या है? थर्मोडायनामिक्स पढ़ने का थीम क्या है? इट टेल्स अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। अगेन इक्विलिब्रियम पढ़ने का मेन थीम क्या है? सर कितने तक हो सकता है, कब जाके रिएक्शन रुक जाएगी? अगर मान लेना 10 किलो है भैया, जा रहा है प्रोडक्ट में जा रहा है, कभी तो रुक जाएगा ना भाई। कब रुकेगा वो बताएगा इक्विलिब्रियम, कितनी स्पीड से जाएगा वो बताएगा काइनेटिक्स। तो अपना अभी कंसर्न कितना है, कौन सा है? इक्विलिब्रियम का। ठीक है जी, अब फिलहाल के लिए मैं इक्विलिब्रियम पे आता हूं, और तीनों की तीनों कहानी किससे रिलेट करती है? केमिकल रिएक्शन से। मतलब इस एक स्टोरी से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो बात मैंने लिखी ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, इसी पूरी कहानी को ये 3 चैप्टर बयां करते हैं, तो इस कहानी को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में जा रहा है तो इस कहानी को समझना बहुत अनिवार्य है। आइए मैं इसको समझाना शुरू करता हूं, तो आप सभी बच्चे बड़े प्यार से समझेंगे कि हाउ अ केमिकल रिएक्शन ऑकर। ये बहुत काम देगा काइनेटिक्स में भी, हाउ अ केमिकल रिएक्शन ऑकर। तो मास्टर जी हम तो जानते हैं कि सर केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्टेंट से जाना प्रोडक्ट। मैं फिर से बता रहा हूं, अभी मैं इसमें इक्विलिब्रियम जोड़ूंगा ना तो बवाल होगा, पूरा खुल जाएगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल सुना है? ली चैटलियर प्रिंसिपल यहीं खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने क्या, हाउ अ केमिकल रिएक्शन अक्कर। ठीक है, हाउ अ केमिकल रिएक्शन अक्कर, कैसे कोई केमिकल रिएक्शन होता है,
कैसे कोई केमिकल रिएक्शन होता है। तो मैंने सिंपल बोला कि सर मेरे पास अगर कोई रिएक्टेंट है और अगर मैं उससे प्रोडक्ट जा रहा हूं तो इसी को केमिकल रिएक्शन कहता हूं। अब मुझे यही जानना है कि ये केमिकल रिएक्शन दैट मींस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाता कैसे है। तो आइए मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं, प्लीज आप भी उस दिमाग को समझना या उस चीज को समझना जो मैं अभी बोलने वाला हूं। तो लेट सपोज कि सर अगर मैं आपसे कहता हूं रिएक्टेंट है और ये जा रहा है प्रोडक्ट में, तो पक्का ही कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब जाएगा। तो सर जब भी लेट सपोज अगर मैं कहता हूं मेरे पास कोई ए बी बॉन्ड है, कोई सी डी बॉन्ड है और ये टूट के बना रहा है ए डी बॉन्ड प्लस सी बी बॉन्ड, ठीक है। मान ले मैंने ये एक रिएक्शन लिखा, तो मुझे बताना जरा इस तरफ को जो मेरे पास है इसको बोला जाता है रिएक्टेंट, पक्की बात है। इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। गाइस प्लीज ध्यान से सुनना, ओके। इसको बोला जाता है प्रोडक्ट, सिंपल। तो मैंने कहा अगर मेरे पास पहले ए बी था फिर सी डी था, बाद में क्या बन गया ए डी। पहले ए के साथ बी था भाई, फिर ए के साथ डी जुड़ गया, तो ये जुड़ा कैसे होगा, ये कैसे जुड़ा होगा। तो सर डेफिनेटली पक्का फॉर श्योर ये बॉन्ड तो टूटे होंगे, बोलो रे, और ये बॉन्ड जुड़े होंगे। दैट मीन्स कि सर डेफिनेटली इनमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा, तभी वो प्रोडक्ट बना है। अगर ए बी बॉन्ड टूटता ही नहीं, सी डी बॉन्ड टूटता ही नहीं, तो ए डी बॉन्ड कैसे बनता। तो मेरी बात तो समझ रहे हो ना भाई। दैट मीन्स कि सर रिएक्शन जिसमें अपन रिएक्टेंट लेते हैं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि रिएक्टेंट को मिलाना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, क्या बोला। अगर मान ले मैंने कहा एक कटोरी में ए है, एक कटोरी में बी है, दोनों को मैंने साइड साइड रखा हुआ है। अबे जब तुम लैब में जाते हो HCl पड़ा होता है, H2SO4 पर यहां पे होता है, HNO3 होता है, ठीक है। उन सबको जब तक तुम मिलाते नहीं हो तब तक रिएक्शन नहीं होता है। जब लैब में बहुत कुछ पड़ा होता है, अलग अलग पड़ा है भैया, जब तक तुम उसको मिलाओगे नहीं रिएक्शन नहीं होगा। दैट मींस सबसे पहला स्टेप मास्टर जी मिलाना है, मिलाना, घोलना, मिलाना। दैट मींस इसको थोड़ा फैंसी में बोलूंगा कि सर जब भी मैं किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले क्या करवाना पड़ेगा, इंटरेक्शन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अबे जब तक मैं उनको इंटरेक्ट ही नहीं करवाऊंगा, रिएक्टेंट को मिलाऊंगा ही नहीं भैया, लोचा ही नहीं शुरू होगा। तो सर इंटरेक्शन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सबसे पहला स्टेप। दूसरा, सर इस इंटरेक्शन से क्या होगा, तो जब भी मैं किसी दो चीज को मिलाऊंगा तो उसमें टकराव होने लग जाएगा, एक दूसरे में घुलने मिलने लग जाएंगे, एक दूसरे में मिलने लग जाएंगे, कोलिजन करने लग जाएंगे। दैट मींस दूसरा स्टेप, जब भी मैंने उनमें इंटरेक्शन करवाया, कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये बार बार मैं लिख रहा हूं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, क्यों, क्योंकि सर अभी तो स्टार्टिंग में मेरे पास रिएक्टेंट ही है ना भाई कटोरी में। अबे कटोरी में तो मेरे पास रिएक्टेंट ही है ना, तो उसी को मिलाऊंगा, उन्हीं में कोलिजन होगा, ठीक है। तो मैंने सिंपली बोला इंटरेक्शन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, उससे होगा कि उनमें कोलिजन होगा। अब सवाल उठता है कि सर इस कोलिजन में ऐसा क्या होगा। तो जब जब एक दूसरे से टकराव होंगे, आप ये स्पेक्ट्रा में भी पढ़ के आए हैं, या इसको और दूसरे सेंस में बोलूं तो ये आप समझ भी पाते हैं कि सर अगर मान लो कोई आके मेरे पे लगा, कोई आके मेरे से टकराया तो अपनी एनर्जी मुझे दे देगा, पक्का कुछ ना कुछ चेंज होगा, उसकी एनर्जी मेरे पे आ जाएगी या मेरी एनर्जी उस पे चली जाएगी। तो टकराने से, इंटरेक्शन से पक्का ही एनर्जी का चेंज होगा। दैट मींस डेफिनेटली यहां पे अगर मैं बात करता हूं कि सर जैसे मैंने रिएक्टेंट को मिलाया, ये आपस में टकराए, तो होगा क्या, इनमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन अक्कर होगा, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन अक्कर। और इसी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण होगा क्या, तो ऑब्वियसली सर अगर बॉन्ड टूटेंगे आपस में तो सर ये ए बी टूटेगा, सी डी टूटेगा और आपस में नए बॉन्ड बनेंगे। और इसी नए बॉन्ड की फॉर्मेशन के कारण ही दिस रिजल्ट्स इन चेंज इन मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स। मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। ए जाके डी के साथ जुड़ गया, ठीक है, और बी जाके सी के साथ जुड़ गया।
और इसी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट से ऑब्वियसली पहले ए बी था, मॉलिक्यूल बॉन्ड टूटे, मॉलिक्यूल रीअरेंज हुए, फिर एडी बन गया, विच मीन्स सर प्रोडक्ट बन गया, कोई नई चीज बन गई। पहले ए बी था, फिर एडी बन गया, कुछ नया बन गया, और उसी नई चीज को कहा जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, पुराने बच्चे जानते हैं कितनी गजब बात है। ठीक है, सो दिस रिजल्ट्स इन चेंज इन मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, एंड द फिफ्थ वन इज दैट लीड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब तुम कहोगे मास्टर जी यहां पे जितनी बातें थी ना हमें समझ तो आ गई, हमें बिल्कुल समझ आ गई ये सारी बातें जो आप बताना चाह रहे थे, बट ये बताओ इन बातों का लॉजिक क्या है। पहले तो मुझे बताओ सारे पॉइंट्स सबको क्लियर है? बोलो रे, ओ भाई ओ जागते रहो, सोना नहीं है, पेपर आ रहे हैं, बोलो। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर ये जो आपने बताया है इसका यूज कहां आएगा? यूज जो आप कह रहे हो ना, बवाल बवाल चीजें, बवाल क्यों है? पहला सवाल बताओ। या इसको दूसरे सेंस में बोल ले। पहला पॉइंट, एज सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, पूरा लिख देता हूं, एज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। क्या बोला मैंने? एज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। बच्चों क्या लिखा मैंने? एज कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है सर? कॉन्सेंट्रेशन होता है एन बाई वी, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब कि सर एन बढ़ना, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम। इस कमरे में अगर 10 लोग थे तो इसी कमरे में 50 लोग आ गए तो कंसेंट्रेशन बढ़ गया। अरे भीड़ भाड़, कंसेंट्रेशन बढ़ गया तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना नंबर बढ़ा? दैट इज व्हाट इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन। सवाल ये उठता है कि सर मैं यहां पे कंसेंट्रेशन वाली बात क्यों बोल रहा था? अगर मैं तुझे कहूं मैंने कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ा दिया है, गुड्डू ओ गुड्डू मुझे बता प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा? तो प्लीज ध्यान से सुनना। मुझे पता है कि सर कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब जाएगा? सर जब उसको मिलाओगे, जब उसमें टकराव होगा तो उसमें कोलिजन बढ़ेंगे तो बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और रिजल्ट्स इन मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, और उसी से प्रोडक्ट बनता है। दैट मींस जितने ज्यादा टकराव होंगे, कहानी टकराने से शुरू होगी, टकराने से, जितने ज्यादा टकराएंगे उतना ही ज्यादा बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड टूटेगा, और उतनी ही ज्यादा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स होंगी और उतनी ही जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। यस और नो? तो इसका मतलब कि सर अगर मान लो मेरे पास कोई कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, दैट मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहा हूं, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने की टेंडेंसी भी बढ़ रही है। यस और नो? और यही ली चैटलियर कहेगा, बट इक्विलिब्रियम स्टेट में। इसमें अगर इक्विलिब्रियम लगा दूंगा तो ली चैटलियर यही बातें बोलेगा जो आप खुद बोल रहे हैं, पहले ही बोल रहे हो। अरे ठीक है ना भाई, इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम, दैट इज व्हाट वी टर्म्ड एज ली चैटलियर प्रिंसिपल। आगे चल के पढ़ूंगा, थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, आइडिया दे रहा हूं ये बातें क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहता हूं एज प्रेशर इंक्रीजेस, तो मेरी बात जरा ढंग से सुनना, प्लीज थोड़ा ढंग से सुनना। अभी मैं इसको फिर से बताऊंगा, इक्विलिब्रियम की कहानी में बताऊंगा, जब इक्विलिब्रियम समझाऊंगा ना तो उसमें भी रिलेट करके बताऊंगा। अभी जस्ट एक दो एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट लगने लग जाएं। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने बोला प्रेशर बढ़ा रहा हूं। प्रेशर बढ़ाने का मतलब ये दबा रहा हूं, प्रेशर बढ़ा रहा हूं, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में मैं दबाव बढ़ा रहा हूं। तो सर अगर दूर दूर टहल रहे हैं तो पास करोगे तो टकराव बढ़ेगा। अरे बोलना यार, हाँ जी, अगर दूर दूर है पास करेगा, प्रेशर बढ़ाएगा तो टकराव बढ़ेगा। तो लेट्स सपोज मेरे पास कटोरी में रिएक्टेंट थे, तो मैं जब रिएक्टेंट पे दबाव बढ़ाऊंगा, जब मैं रिएक्टेंट का प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो रिएक्शन बता किस तरफ जाएगी? जल्दी बोल। तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि सर अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो
ऑफ रिएक्टेंट, तो आप सिंपली मुझे कहते हो कि सर लेट सपोज अगर रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में भी जा सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन मानता हूं मैं, तो जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता हूं रिएक्टेंट का, तो सर ये ज्यादा टकराने लग जाएंगे, तो किस तरफ जाने लग जाएंगे, प्रोडक्ट में खत्म। अरे तुम मेरी बात तो समझ रहे हो ना भाई, अबे ओ मेरी बात तो समझ रहे हो ना आप। कुछ तो पता लग रहा होगा। अब इसी को मैं फैंसी में क्या बोल दूंगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ओ ठीक है, चलो ठीक है मास्टर जी। तो दैट्स वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। डन। तो केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म। क्यों? केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटलियर प्रिंसिपल ही है और कुछ नहीं है। ठीक है ना भाई? चल अभी चीजों को और डिटेलिंग करेंगे, फिलहाल के लिए मैंने ये बात बताई। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा मास्टर जी? अभी तो अपन ने ना व्हाट इज जानना शुरू किया है। व्हाट इज जानते ही कहानी खत्म हो रही है। कहानी खत्म होली भैया, व्हाट इज जानते ही कहानी खत्म होली। तो मैंने क्या बोला, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेट करेगा, तो पहले अपन ने केमिस्ट्री वाली लैंग्वेज सीख ली कि सर केमिस्ट्री क्या है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएंगे तो टकराएंगे, टकराएंगे तो वो जितना ज्यादा टकराएंगे उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट में जाएंगे। तो यहां तक तो कहानी ठीक है मास्टर जी, बट इस चीज को अगर मुझे पढ़ना हो इक्विलिब्रियम वाली कहानी में, तो जरा उस पे आओ। तो आइए मैं इक्विलिब्रियम वाले शब्द पे चलता हूं, इक्विलिब्रियम वाले शब्द पे। अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, यहीं से समझ आएगा, जो जो अभी पढ़ा ना अपन ने, यहीं से समझ आएगा। तो अब मैं बात करता हूं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सिंपल सा सवाल है, आप एक फटाक से ऐसे ऐसे फेंक के मारोगे, आंसर ऐसे फेंक के मार दोगे। देखो ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस, मतलब एक तरफ नहीं दोनों तरफ, इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों तरफ। बहुत बढ़िया। अब मैंने ऊपर लिखा इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शन, तो जो केमिकल रिएक्शन है ना, वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करी जाती है। मतलब हां, दो कैटेगरीज कौन कौन सी? ऐसी एक रिएक्शन जो ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट हो, मतलब सर वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मान ले मैंने NaCl लिया, या डिसोसिएशन रिएक्शन, NaCl लिया, उसको मैंने पानी में डाल दिया, ये पूरा ही टूट गया, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये गजब बात है, मैं क्या बताऊं, ये गजब, ये आईने की इक्विलिब्रियम हो गया। आईने की इक्विलिब्रियम की कहानी चल रही है। बस तो आप ध्यान से सुनना, बस ये 15-20 मिनट ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, अगर मैंने NaCl पानी में डाला तो ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट गया। अरे बोलना यार। दैट मीन्स ऐसी रिएक्शन जो पूरी टूट रही है, पूरी टूट रही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, पूरा पूरा डिसोसिएट हो रहा है। तो यार इसमें इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता। मुन्ना, ना 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 मुन्ना ना, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता मास्टर जी। क्यों? इक्विलिब्रियम के लिए जितना वो आगे जा रहा है उतना वो पीछे भी आना चाहिए, पीछे भी आना चाहिए। इट मींस व्हाट सर, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें जो भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो जाए, बट प्रोडक्ट से वापस भी आए, वापस भी आए, दैट इज व्हाट इक्विलिब्रियम। इसी को कहा जाता है, इसीलिए इस साइन को भी बोला जाता है इक्विलिब्रियम साइन। ठीक है, इस साइन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम साइन। तो अब से आप अपने दिमाग में बिठा के रखोगे क्या, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें 100% डिसोसिएशन हो जाए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा टूटेगा, पूरा टूटेगा, नो इक्विलिब्रियम, नो इक्विलिब्रियम। अबे यस और नो? ठीक है, तो ध्यान रखना ये सर, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो जाए, बट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी आए। दैट इज व्हाट वी टर्म्ड एज इक्विलिब्रियम। मतलब दोनों तरफ तभी बैलेंस बनेगा कि जितना आगे जा रहा है उतना पीछे भी आने लग जाए। अब सवाल उठता है कि सर इसको अगर आप अंग्रेजी में लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे? तो इसको लिखोगे द रेट ऑफ, ऐसे लिख ले,
ठीक है, जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल आ जाए तभी मैं उस स्टेट को बोलता हूं इक्विलिब्रियम। यहां पे केमिकल ना लिख के आप इक्विलिब्रियम लिख लो, इन जनरल, इन जनरल है ना। अभी केमिकल, आयनिक और फेज क्या होता है इसका भी मैं आइडिया देता हूं, इसको इन जनरल लिख लो, इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको। अब सवाल अगला ये है कि सर क्योंकि इसमें दोनों तरफ ही रिएक्शन जाना चाहिए, तो जो रिएक्शन है ब्रॉडली अपन जो केमिकल रिएक्शन है, एज केमिकल रिएक्शन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस और इररिवर्सिबल रिएक्शंस। तो जरा बताना गुड्डू, इन दोनों रिएक्शन में से कौन सी ऐसी रिएक्शंस है जिसमें इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो सकता है? तो आप बिल्कुल एकदम आसानी तरीके से, आसान से, बिल्कुल जल्दी में आंसर कर देंगे कि यस सर, इक्विलिब्रियम के लिए भैया रिवर्सिबल का मतलब आगे भी चल रहा है पीछे भी चल रहा है। सो ओनली इन दीज रिएक्शंस इक्विलिब्रियम obtained as these reactions are occur in one direction, therefore no equilibrium इज ऑब्टेन्ड। राइट बच्चों, ये बहुत गजब बात है, मतलब हद इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ध्यान से सुनना। राइट ना, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो आप सभी को इक्विलिब्रियम का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि सर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सर अगर मैं आगे जा रहा हूं, दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड, तो इसका मतलब इसको लिखा जाता है के एफ। के मतलब रेट और एफ मतलब फॉरवर्ड, इसको लिखा जाता है के बैकवर्ड। सॉरी, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड और ये होता है रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे लिख लो इसको, एज this type of reaction is complete, is almost complete, that is irreversible in nature, therefore no equilibrium। राइट बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। तो इनको नोट कर लिया हो तो मुझे बता देना। अब सवाल उठता है कि सर ये तो आपने डायरेक्ट हमें बता दिया कि इक्विलिब्रियम ऐसा होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड, बट ये एक्चुअली में ऑब्टेन कैसे होता है? तो ऑब्टेन इस प्रकार से होता है कि लेट सपोज मैंने कटोरी में रिएक्टेंट घोलना शुरू किया, तो रिएक्टेंट घोला, वो आपस में टकराने लग जाएंगे, टकराने लग गए तो वो प्रोडक्ट में जाने लग गए। तो लेट सपोज मैं कुछ मिलाते जा रहा हूं और प्रोडक्ट में जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, बट कभी तो जाना बंद होंगे ना भाई। प्रोडक्ट से जो मेरे पास रिएक्टेंट है, अगर मैं उसको घोलता रहूं, घोलता रहूं, घोलता रहूं, तो वो उससे प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। बट अगर मैं उसको घोलता ही रहूं तो सर प्रोडक्ट बनता रहेगा, बट कभी तो प्रोडक्ट बनना बंद होगा ना भाई। दैट मींस कि सर अगर मैं इसको रिएक्टेंट को इंटरेक्ट करवा रहा हूं तो उससे प्रोडक्ट तो बन रहा है, बट एक पॉइंट पे जो प्रोडक्ट है ना वो इतना हो जाएगा कि वो अब अगर रिएक्टेंट गया प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट होकर वापिस आने लग जाएगा। वंस मोर, वंस मोर, क्या बोला मैंने? अगर मान ले मेरे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आपस में टकरा रहे हैं और प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो ये आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब प्रोडक्ट इतना बन जाए कि ये खुद आपस में टकरा के वापिस आने लग जाएंगे, क्योंकि टकराव जहां होगा रिएक्शन वहां होने लग जाएगी। अब चाहे वो रिएक्टेंट टकराए चाहे प्रोडक्ट टकराए, तो सर अगर प्रोडक्ट टकराने लग गए तो ये वापिस आने लग जाएंगे। तो जब ये भी इधर जा रहा फिर टकरा के इधर आ रहा, इधर 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 इक्विलिब्रियम। राइट ना? ये बातें जो मैं बता रहा हूं ना, ये मैं इसलिए इतने एक्सप्रेशन
बना के बता रहा हूं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अबे तुम्हारे लिए मैं क्या क्या करने लग जाता हूँ यार। हट, अब नहीं करूंगा ये सब। कभी कभी मैं खुद को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं। चलो, चलू रे। नहीं, सेम सेम टाइम पे होगा मतलब। देख भाई, सेम, हाँ कह सकता है, एक इक्विलिब्रियम का टाइम होगा, कह सकता है, कह सकता है, कह सकता है। कई बार ना मैं अपने पुराने लेक्चर देखता हूँ, मुझे लगता है कि भाई चलो छोड़ो, पर यार ये आ जाता है, फील से आता है, कोई बात नहीं। अबे बस भाई इधर आ जाओ। सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहां से अपन ने इक्विलिब्रियम का मतलब ये सीख लिया कि सर कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाए। अब सवाल उठता है कि सर ये इक्विलिब्रियम हमने, जैसे हमारी किताबों में, हमारे पास भी जो किताबें हैं, हमारे पास भी जो बुक्स हैं, उसमें तो मास्टर जी 3 इक्विलिब्रियम लिखे हुए हैं, फेज, आयनिक और केमिकल। अब इसका मतलब क्या है? आजा, आजा गुड्डू। सो अगर मैं बात करता हूं इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब है कि सर रिएक्टेंट तो जा ही रहे हैं प्रोडक्ट में, बट एक समय के बाद प्रोडक्ट भी टकरा के वापिस आना शुरू कर देंगे। सो दैट पॉइंट, दैट स्टेट जिस पे ऐसा होने लग जाए, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज, उसी स्टेट को अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया। अब सर सवाल ये उठता है कि सर ये इक्विलिब्रियम कितने प्रकार का है? तो अगर मैं आपसे कहता हूं, डेफिनेटली, बिल्कुल, फॉर श्योर, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट जितना आगे जा रहा है, प्रोडक्ट टकरा के फिर वापस आने लग जाता है। दैट इज व्हाट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब डिपेंडिंग अपॉन, जो अपन टाइप्स डिफाइन करते हैं ना, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वो किस आधार पे करते हैं? तो डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे पास रिएक्टेंट कैसा है। कैसा है? हाँ, रिएक्टेंट का मतलब कि सर अगर मेरे पास रिएक्टेंट एक केमिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे कि मेरे पास कोई भी ऐसे रिएक्शन, मान लो कि H2 प्लस हाफ Cl2 गिव्स यू HCl, ऐसी कोई रिएक्शन है, या अमोनिया वाली है N2 प्लस 3H2, है ना। मैं एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज अगर मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज, अब है केमिकल मॉलिक्यूल्स, म्हणजे मतलब ये कि सर मेरे पास कोई N2 गैस है प्लस 3H2 गैस है, और मेरे पास है जी अमोनिया, ठीक है। तो इनके बीच में अगर इक्विलिब्रियम रहा, हेलो, इनके बीच में अगर इक्विलिब्रियम रहा, तो ऐसी इक्विलिब्रियम्स को, हाँ बिल्कुल इक्विलिब्रियम तो है, अबे इक्विलिब्रियम तो है, बट ये केमिकल मॉलिक्यूल्स के बीच में। सिमिलरली एक और एग्जांपल देता हूं, इफ रिएक्टेंट is an reactant and product, if reactant or product is ionic species, therefore फॉर एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो सर ये आएगा तेरे पास, या कैल्शियम कार्बोनेट ले ले, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड ले ले भाई, सबसे आसान, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। मान ले मैंने ये लिखा, लो जी, इसका मतलब सर मेरे पास ना यहां पे आयंस है, और जब भी आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम आए, हाँ इक्विलिब्रियम यहां भी है अगेन, जब भी मॉलिक्यूल्स के बीच में इक्विलिब्रियम आए, इक्विलिब्रियम यहां भी है अगेन। तीसरा, इफ, बहुत सिंपल सी बात है बट इंपॉर्टेंट बात है गाइस, इंपॉर्टेंट बात है, इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट फेज,
अगर कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट फेज में, फेज क्या होता है? तो बेसिकली अगर मैं वाटर कहूं तो वाटर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। अब भाई समझता है ना भाई, बर्फ खाता है ना, कभी बर्फ है, फिर पानी पीता है, फिर हवा में भी वेपर है। तो सर पानी ही है, बट पानी सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, वेपर भी है। तो अब सवाल उठता है कि सर अगर पानी ही ले रहा हूं तो पानी सॉलिड भी है, पानी लिक्विड भी है, पानी वेपर भी है। और जब ऐसे हो कि सर इनमें सब में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अलग अलग फेज हैं और इनके बीच में अगर इक्विलिब्रियम रहे तो इसको भी अपन एक नाम देंगे। और नाम क्या क्या देंगे तो आप समझ पा रहे हैं कि सर जब मॉलिक्यूल्स के बीच में इक्विलिब्रियम आए तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोला जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। जब आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम आए तो इसको बोला जाता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। और जब फेजेस के बीच में आए तो इसको बोला जाता है फेज इक्विलिब्रियम। लैगोटो अब तीनों पढ़ने, बस तीनों पढ़ने हैं। बिल्कुल मेघा, केमिकल, आयनिक और फेज। फेज एंड स्टेट में डिफरेंस क्या है अभिजीत? वो जब अपन फेज इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे ना वहां पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? वो अपन इस पे स्पेसिफिकली चर्चा करेंगे, फेज और उसमें क्या दिक्कत है, जो फेज है और जो स्टेट है उसमें क्या डिफरेंस है, वो अपन यहां पे जब अपन फेज डिस्कस कर रहे होंगे वहां पे अपन इसको जरूर कंसीडर करेंगे, ठीक है जी? चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपका एक ओवरव्यू हो गया इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है जी? इक्विलिब्रियम के बारे में अब आपको काफी कुछ पता लग चुका है, ठीक है? आपको मैंने ये भी बता दिया कि अपन को ये तीन चीजें पढ़नी है। वाई वी नीड टू स्टडी दिस, वाई वी नीड टू स्टडी इक्विलिब्रियम, क्योंकि सर मुझे अगर ये जानना हो, ये तो मैंने व्हाट बता दिया, यहां तक कहानी थी व्हाट की, और व्हाट जानते जानते अपन बहुत कुछ जान चुके हैं, पहली बात। और दूसरा ये कि सर तीन प्रकार के अपने पास इक्विलिब्रियम होते हैं। अगेन अगर मैं ये जानना चाहूं कि सर वाई वी नीड टू स्टडी दिस, वाई, अबे मास्टर अबे क्यों पढ़ाया जा रहा है ये, वाई वी नीड टू स्टडी इक्विलिब्रियम, तो इसका भी मैं आपको आइडिया दे चुका हूं, बिकॉज इट इज यूज्ड टू स्टडी द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एज इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, but it's also important to know about the extent to which reaction proceed, ठीक है? सिर्फ यही नहीं, हमें यह भी जानना है कि किस हद तक वो रिएक्शन जा सकती है, एंड व्हाई वी नीड टू डू दिस। हमें क्यों जानना है? क्योंकि ऑब्वियसली ना एज अ केमिस्ट मेरा रोल क्या है, अबे तुझे फैक्ट्री का मालिक क्यों रखेगा तुझे फैक्ट्री का मालिक? अगर तू उसको 10 किलो उसका इन्वेस्टमेंट करवा रहा है और 1 किलो प्रोडक्ट दे रहा है, ना 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 ना, देख ध्यान से सुन, कहने का मतलब ये, लेट सपोज मैं एग्जांपल से समझाता हूं। ये बात जो मैंने लिखी, इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द एक्सटेंट टू विच रिएक्शन प्रोसीड। किस हद तक कोई रिएक्शन जा सकती है, ये भी मेरे लिए जानना जरूरी है। एग्जाम्पल से लेट सपोज अगर मैंने कहा कोई भी मेरे पास रिएक्टेंट है और उससे मैं जा रहा हूं प्रोडक्ट, और इसके बीच में इक्विलिब्रियम है, इसी को इक्विलिब्रियम कहा। अब सवाल उठता है कि सर इस चीज को पढ़ना क्यों, मैं क्यों पढ़ूं यार, इसको क्यों पढ़ूं, मैं नहीं पढ़ रहा, इसको क्यों पढ़ूं, इसका रीजन दे, ठीक है? तो मैं रीजन देता हूं। तो मैंने कहा कोई रिएक्टेंट अगर मैं प्रोडक्ट से जा रहा हूं, या कोई रिएक्टेंट से अगर मैं प्रोडक्ट जा रहा हूं और उसके बीच में इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम ऑब्टेन कब होता है सर? तब होता है, लेट सपोज पहले तो एक ही डायरेक्शन में जाएगी ना रिएक्शन, मेरे पास रिएक्टेंट है, ये टकरा रहे हैं और प्रोडक्ट में जा रहे हैं। तो एक समय पे ना जब ये जाते जाएंगे, एक समय पे ना प्रोडक्ट जितना बनना था उतना बन गया है, अब वो उसके बाद नहीं बढ़ेगा, वो टकरा के वापस आने लग जाएगा। तो आप एक चीज यहां से ये समझ रहे हैं कि सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो जा रहा है, बट एक समय के बाद प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी आने लग जाएगा और ये रिएक्शन यहां रुक जाएगी। और ऐसा तब होगा जब मैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रखता हूं, एक प्रेशर रखता हूं, एक कंसेंट्रेशन रखता हूं। अभी बताया मैंने, जस्ट अभी बताया कि अगर मैं इसका कंसेंट्रेशन चेंज करूं,
अगर मैं इसका कंसंट्रेशन चेंज करूं तो प्रोडक्ट जाने की क्षमता बढ़ सकती है, अगर मैं इसका प्रेशर चेंज करूं तो प्रोडक्ट जाने की क्षमता बढ़ सकती है, यस और नो? तो ऐसा इक्विलिब्रियम हमेशा ध्यान रखना एक फिक्स्ड टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन पे अटेन होता है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो मेरे पास एक फिक्स्ड टेम्परेचर प्रेशर पे एक रिएक्टेंट था, टकरा रहे हैं, प्रोडक्ट में जा रहे हैं, और जाते 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 एक समय पे प्रोडक्ट जितना बनना था बन गया, वापिस आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। तो अगर मान ले मैं फैक्ट्री का मालिक हूं और मैंने तुझे 10 किलो दिया और तेरा इस केमिकल इस टेम्परेचर प्रेशर पे कितना आ रहा है, 1 किलो प्रोडक्ट। अबे 10 किलो था, 1 किलो आ रहा है। देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, अपन मोल्स में डील करते हैं। फिलहाल के लिए मैंने कहा अगर 10 किलो है तो मेरा 1 किलो आ रहा है, तो ये तो घाटा है भैया। अबे 10 किलो के पैसे लगा रहा हूं, 1 किलो मिल रहा है फायदे में, ये तो लॉस है। अब मैं एज अ केमिस्ट अगर इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बढ़ाना चाहूं तो मैं किस प्रकार से बढ़ा सकता हूं, क्योंकि मालिक तो मेरी गर्दन पकड़ लेगा कि भैया सैलरी काहे के ले रहा है ना? तो वो कहेगा प्रोडक्ट बढ़ा के दिखा, तो तू कैसे बढ़ाएगा? तो तू यही चाहेगा ना कि रिएक्शन आगे जाए, रिएक्शन आगे जाए, रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाए, यस और नो? यस और नो बोल। विच मीन्स कि सर हां, अगर मुझे प्रोडक्ट बढ़ाना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना है, तो सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक तरीका है। बोल क्या तरीका है? वो तरीका क्या है? सर टकराव बढ़ाना है। इन शॉर्ट, इन पैरामीटर्स को चेंज इस तरीके से करना है ताकि रिएक्शन आगे निकल ले। कोई तो सुन रहा होगा, सो गए हो क्या? अबे कोई तो सुन रहा होगा, बोलो। हाँ, वो अपन देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर कैसे बढ़ाने कैसे घटाने, वो तो अपनी कहानी, वो उसी को तो पढ़ना है। अबे उसी को तो पढ़ना है मेरे भाई, उसी को पढ़ना है, ठीक है? राइट ना? सो दैट्स वाई। अब ये मालिक को तो नहीं पता कि टेम्परेचर कितना रखूं, तो मुझे पता है, उसी बात की मैं सैलरी ले रहा हूं। अरे बोलना यार। प्रेशर कितना रखूं उसे नहीं पता, मुझे पता है। कॉन्सेंट्रेशन कितना मुझे पता है, राइट ना? और ये मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैंने बचपन में इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है। हाँ 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 हाँ। चलूं आगे। सो दैट्स वाई वी नीड टू स्टडी। इसलिए इक्विलिब्रियम पढ़ना है ताकि अपन को एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पता लग जाए कि कितना रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, कितना रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो कुछ तो समझ आ रहा होगा। चलो चलो ठीक है। सो दैट इज व्हाट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने की कहानी। दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी, दैट इज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, है ना? पूरा लिखना है, पूरा लिख ले। टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर, और भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, वॉल्यूम भी होता है ना? ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑन चेंजिंग दीज पैरामीटर्स we actually change direction of a reaction and ultimately affect the yield of product. Now, to know exactly how to change these parameters, how these parameters affect the direction of reaction, what we need to study? We need to study इक्विलिब्रियम। अब कई बच्चों को लगता है ये बहुत गजब बात मैंने लिख दी। अब यहीं से मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं।
अरे सिंपल है ना भाई, देख क्या लिखा मैंने, ऑन जो भी बोला था ना वो मैंने अंग्रेजी में यहां पे लिखा हुआ है कि ऑन चेंजिंग टेम्परेचर कंसंट्रेशन एंड प्रेशर द पैरामीटर विल एक्चुअली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, दैट इज ऑन चेंजिंग दीज पैरामीटर्स, ऐसा लिख लो, ऑन चेंजिंग टेम्परेचर कंसंट्रेशन प्रेशर पैरामीटर वी एक्चुअली, यहां पे कॉमा लगा लेना, ठीक है, वी एक्चुअली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन एंड अल्टीमेटली अफेक्ट्स द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ to know exactly how these parameters affect the direction of the reaction we need to study the branch called as equilibrium। अब सवाल ये उठता है कि सर हां ऑब्वियसली टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है रिएक्शन पे, वो जानना है। अब वो कौन बताएगा? ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो तेरे सिलेबस में चमका के लिखा हुआ ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो क्या बताएगा मुझे, डायरेक्शन कि टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन को चेंज करने से डायरेक्शन किस तरफ निकलेगा। ठीक है, अब सवाल उठता है सर वो तो बाद की बात है। अरे वो तो बात की बात है, लेट सपोज मैंने कोई टी टेम्परेचर, पी प्रेशर और सी कंसंट्रेशन पे रिएक्शन चला दिया, मान लेना मैंने इस टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे रिएक्शन चला दिया और ये एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम पे भी आ गए, तो मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। अबे अगर मैं कोई रिएक्शन चला रहा हूं तो पहले मुझे देखना तो पड़ेगा ना कि वो रिएक्शन प्रोडक्ट कितना बना रही है, तभी तो उसको चेंज करूंगा ना यार। अब मान ले वो ज्यादा ही बना रही है तो क्यों चेंज करूं मैं? तुम बात समझे नहीं। टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन मैंने एक रखा और उसमें मैंने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चला दी रिएक्शन, और उस रिएक्शन का एक इक्विलिब्रियम कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम अटेन होगा, तो मैंने उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल लिया इस टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन पे। अब मैंने इस इक्विलिब्रियम को इसलिए निकाला क्योंकि पहले मुझे पता तो होना चाहिए ना कि भाई किस पॉइंट पे आके रिएक्शन रुक रहा है, क्योंकि जहां इक्विलिब्रियम आ गया वहां रिएक्शन रुक रहा है, मतलब उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो जितना जा रहा है वो वापिस आ रहा, राइट ना। अब लेट सपोज मैंने इस कंडीशन पे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, अब इसको निकालने के बाद मैं ये जानूंगा कि कैसे इसको बदलते ही, पैरामीटर को बदलते ही इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदल दूं। क्यों? क्योंकि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा तो ये डायरेक्शन बदलेंगी। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये जो मैंने बातें बोली अभी ये क्या है? ये सिलेबस है तेरा, ये तेरा सिलेबस है। पहला बिंदु क्या पढ़ोगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए। दूसरा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना क्यों है। अगेन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैसे रिलेट किया जाता है, तो पहली कहानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पढ़ूंगा। फिर सर जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है, अब मेरा मन कर रहा है कि उसको चेंज करूं, उसको ना रखूं, उसको बदलूं, तो बदलने के लिए पैरामीटर बदलने पड़ेंगे, और पैरामीटर बदलने के लिए जो बंदा हमें बताएगा कि कैसे बदलो, उस बंदे का नाम है ली चैटलियर। खत्म। ओ भाई ओ सो दैट इज व्हाट द सिलेबस। अभी अगले पन्ने पर सिलेबस लिखने वाला हूं, कुछ आता पता चल रहा हो तो मुझे बता दो। सुनाई तो दे रहा हूंगा। हाँ जी, देखो भाई ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। वाह 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 वाह। राइट बच्चों, तो अब मैं इसी बात को जो मैंने अभी बोला उसको मैं अभी उतार दूंगा, पर उतारने से पहले ऊपर मस्त चमका के लिखता हूं सिलेबस। अब मैं स्पेसिफिकली पहला पढ़ने वाला हूं केमिकल इक्विलिब्रियम, बट इसका यह मतलब नहीं है कि मैं इस इक्विलिब्रियम जो मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ूंगा उसकी कहानियां मैं आयनिक में ना यूज करूं, इसका कतई ये मतलब नहीं है। कॉमन इक्विलिब्रियम है, आपको समझ आनी चाहिए कि सर इक्विलिब्रियम का मतलब तो यही है ना यार। अब इसमें मैं चाहे मॉलिक्यूल्स ले लूं, चाहे आयंस ले लूं, चाहे फेज ले लूं, इक्विलिब्रियम की कहानी तो सेम रहेगी ना। तो ये बात ध्यान रखना, जो मैं केमिकल में पढ़ रहा हूं वैसा ही आयनिक में होगा और वैसा ही फेज में होगा। ठीक है मास्टर, तो सिलेबस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। आप इतना धीरे क्यों बोलते हैं एक एक बार? अच्छा सर सुनाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहे आप। अच्छा अबे वो साइड में हो गया था। सर देखो ऐसा है हमारा मास्टर। भाई क्या लिखा है ना, पता नहीं भाई, चलो लेट इट बी। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। गुड। तो सिलेबस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो सबसे पहली चीज
अपन को जानना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर केमिकल रिएक्शन। कैसे लिखा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? दूसरा के इक्विलिब्रियम है ना, जिसको अपन यहां पे इधर ही लिख ले, के इक्विलिब्रियम। अगेन ये के इक्विलिब्रियम जो है ये कितने प्रकार का होता है? दैट इज टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये 4 प्रकार का है, 1 2 3 4। इसको मैं लिखूंगा प्यार से केपी, पहले लिख ले केसी, केसी, केपी, केएक्स, केएन। ठीक है, 4 प्रकार का इक्विलिब्रियम। पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सीखूंगा, फिर उसके बाद सीखूंगा कितने प्रकार का इक्विलिब्रियम है। फिर अगेन फिर उसके बाद लिखूंगा फीचर। ये लिख लिया क्या आपने? अगर लिख लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे लिख लो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स रिलेशन। फिर उसके बाद देखेंगे फीचर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद अपन इसी में देखेंगे प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और फिफ्थ देखेंगे अपन ठीक है, ये 5 बिंदु पढ़ने अपन को। ठीक है, आपके सिलेबस में ये चारों शब्द मेंशन है और ये शब्द मेंशन है। ठीक है, ये शब्द क्यों मेंशन है मैंने अभी वही बताया आपको। ठीक है भैया, बोलो जी। ओके गाइज, चलें गाइज। अब ये केमिकल का लिखा है, आयनिक का क्यों नहीं लिखा? तो आयनिक का जब पढ़ाऊंगा तब आयनिक का लिखूंगा। फेस का क्यों नहीं लिखा? जब फेस पढ़ाऊंगा तब फेस का लिखूंगा। डन? अबे डन। चलिए आगे, बोल भाई। लिख लिया? ओके डन। चलो, तो अपन सबसे पहले शुरू करते हैं सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो पहला हेडिंग डाल लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर केमिकल रिएक्शन। कैसे अपन लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? तो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने से पहले लेट सपोज मैं इसको पूरा ढंग से उतार देता हूं। लास्ट में बस एक चीज बताऊंगा, उसी को ध्यान रखना, उसी से आप सारे एक्सप्रेशन लिखोगे, उसी के बेसिस पे पूरा। जब तक जहां जहां पूरी इक्विलिब्रियम में, आयनिक हो केमिकल हो कहां भी हो, जहां जहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वहां वहां आपको बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है जो मैं अभी यहां पे बताने वाला हूं। बस वही चीज ध्यान रखनी है। और तुम्हें जैसे पता ही है कि सर अपन इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब कहां जाके रिएक्शन रुक रही है, तो वो तो सब में पढ़ना ही है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो मैंने कहा कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन या कंसीडर अ केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें मैंने लिया एक, मेरे पास कोई रिएक्टेंट है और ये इक्विलिब्रियम में है प्रोडक्ट। डन बच्चों? अब इसका मतलब ये है मास्टर जी कि हां इसमें इक्विलिब्रियम तो है, और इक्विलिब्रियम से हम ये समझते हैं कि एज
दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, तो सर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जो भी रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का है वो ही है रेट बैकवर्ड का। अब रेट कैसे लिखा जाता है, ठीक है, इसको अपन काइनेटिक्स में भी पढ़ेंगे, बट अगर आपको आइडिया है तो वेल एंड गुड है, ठीक है, ध्यान रखना। रेट कैसे लिखा जाता है, तो रेट लिखा जाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, जिसको मैं अब लिखूंगा ROF, ठीक है। ROF मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड, ROB मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड। ये किसके बराबर होता है, तो हमेशा ध्यान रखना जो भी रेट है, रेट का मतलब कितनी जल्दी। अरे मैंने अभी लिखा था ना भाई, सबसे पहली ध्यान सुन ले, कहां है ये रहा, दैट इज विद व्हाट स्पीड या विद व्हाट रिएक्शन, रेट इसी को कहा जाता है। तो मैंने अभी सिंपल बोला एक बात कि सर अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखना है, इसका मतलब सर कितनी जल्दी आगे वाली रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने वाली रिएक्शन हो रही है, तो वो किस पे डिपेंड करेगी सर। ऑब्वियसली अगर जितने ज्यादा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना है तो जितने ये होंगे, अब जितने रिएक्टेंट होंगे उतने ही ज्यादा टकराव होंगे, उतनी ही जल्दी ये प्रोडक्ट में जाएगा। तो दैट मींस कि सर जो भी रेट है फॉरवर्ड का वो किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट, और साथ में इसका आगे जाने का रेट क्या है, दैट इज KF, जिसको अपन कहते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। अब इस चीज को अपन और डिटेल में समझेंगे जब अपन केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है जी, ओके। अगेन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जिसको मैं कहता हूं ROB, ये किसके बराबर होगा, KB प्रोडक्ट। अब इसको यूज कर लो ऊपर वाली स्टेटमेंट को, क्योंकि सर हाँ ये रेट है फॉरवर्ड का, ये रेट है बैकवर्ड का, अब दोनों को ही इक्विलिब्रियम पे दोनों का रेट बराबर होता है तो इक्वेट कर दे। दैट मींस एट इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होगा, विच मींस KF कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू KB कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो KB को नीचे ला, R को उधर ले जा, मतलब रेट कांस्टेंट वाली टर्म को एक साथ ले जा, कंसंट्रेशन वाली टर्म को एक तरफ ले जा, तो बनेगा क्या तेरा एक्सप्रेशन। तो देख KB को नीचे लाऊंगा तो KF अपॉन में KB, ये सबस्क्रिप्ट में है, ध्यान रखना KF और KB, और रिएक्टेंट को इधर लेके गया तो ये बनेगा प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। बोल गुड्डू। तो दैट्स वाई जब भी पूरी जिंदगी आप ये पढ़ते आए हो और ये आगे भी पढ़ोगे अभी 16-17 लेक्चर में कि सर हाँ अगर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है तो इसी को अपन इक्विलिब्रियम, ऑब्वियसली ये इक्विलिब्रियम कंडीशन मान के निकाला है। तो मुझे बता रेट, ऊपर वाले को क्या बोलूंगा, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड, हेलो, नीचे बोलूंगा रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। तो यार ये भी रेट कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ये भी रेट कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट का डिवाइड करूंगा तो ये भी एक कांस्टेंट होगा, एंड दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम पे आया है एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम पे आया है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है ना भाई, इसका मतलब मास्टर जी अब ना तू मुझे कोई सी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे, अबे कोई सी भी दे दे, कोई सी भी, और अगर तूने मेरे से गलती से पूछ लिया कि बता इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो मैं 1 सेकंड में बता दूंगा। जो भी प्रोडक्ट है उसको ऊपर रख दे, जो भी रिएक्टेंट है उसको नीचे टिका दे, जय माता दी, खत्म। अब इसी में एक और एडिशनल चीज बताऊंगा, जब स्टोशियोमेट्री होगा तो उसके पावर में आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना। ना 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 ना।
उतार लिया हो तो बता दो, आगे चलते हैं फिर। ठीक है आर्यन जी, आर्यन जी ठीक है। आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। अच्छा 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 अच्छा। पता मुझे एक्साइटमेंट होने लगता है कि मैं आगे वाली चीज कैसे बताऊं गजब तरीके से। इसलिए मैं उछलने लगता हूँ। बट कोई बात नहीं, सही है। ऐसा करना पड़ता है ना यार, नहीं तो तुम सो जाओगे, और तुम सो जाओगे तो मेरा कोई फायदा नहीं है। और भाई तुझे जगाए रखना ही मेरा काम है। ठीक है बच्चों, चलो आओ। तो के इक्विलिब्रियम कितना है, के एफ अपॉन में के बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। चले आगे चलो। तो अब मैं लिखूंगा इसी को, बस ये तो मैंने मुझे बताना था कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना है। अब मैं कहता हूं कंसीडर अ रिएक्शन, इन जनरल लिख देता हूं कंसीडर अ रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में है ए प्लस बी बी सी सी प्लस टी डी। अब कुछ नहीं मास्टर जी, तू हमसे बोल के तो देख, ले बोल दिया कि इक्विलिब्रियम बता। तो ये क्या प्रोडक्ट, अबे जो इस तरफ होंगे वो प्रोडक्ट ही होंगे। अब ये तो पता होना चाहिए ना यार, प्रोडक्ट इस तरफ होते हैं, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो सी कंसेंट्रेशन डी कंसेंट्रेशन ऊपर स्मॉल सी स्मॉल डी इसकी टोपी पे। अगेन रिएक्टेंट क्या है, ए है बी है, और इसकी स्टोशियोमेट्री इसकी पावर में लगा दे, दैट इज व्हाट। नहीं यार गुस्सा तो तुम दिला ही देते हो, आजकल तुम्हारी ही चर्चा चल रही है हमारे बीच में। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, ठीक है। सुना करो है ना, चीजों को समझा करो, ठीक है। अब ये उतार लिए भाई, ये तो समझ आया ना, कुछ नहीं करना। रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, और उसके ऊपर जो भी इसके स्टोशियोमेट्री है तो लगा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलो आओ। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहां पे मैंने क्योंकि कंसेंट्रेशन रखा है, हेलो, यहां पे मैंने क्या लिखा है, कंसेंट्रेशन। अगर यहां कंसेंट्रेशन है तो डेफिनेटली कुछ भी हो, कंसेंट्रेशन हो, रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट दोनों का कंसेंट्रेशन है, इसी को मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला। बट इसको मैं स्पेसिफिकली एक नाम बोलने वाला हूं, क्या, क्योंकि मैं यहां पे कंसेंट्रेशंस की बात कर रहा हूं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, दैट्स वाई मैं इसको नाम दूंगा केसी, है ना, जो कि मैं अभी पढ़ाने वाला हूं जस्ट इसके बाद ही, ठीक है। तो ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लिखना सीख चुके हो। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, लेट सपोज एक सवाल पूछ लेता हूं, फिर मैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी सिखा देता हूं। पहले एक मैं सवाल पूछ लेता हूं। कंसीडर अ रिएक्शन, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंसीडर अ रिएक्शन if concentration of ammonia is double and concentration of hydrogen is tripled, the equilibrium constant will be changed by। देखो मैंने ये सवाल लिखा है, क्या भाई, ठीक है आर्यन ओके। क्या लिख रहे हो भाई, क्या लिख रहे हो ये, आप आंसर करो, इधर इधर आंसर करो, आंसर करो बच्चों, शाबाश। देखो क्या है यहाँ पे N2 है प्लस
भाई रुक गया क्या मैं बीच में? गाइस विजिबल है ना? ठीक है, देखो अब मैं सवाल एक बार पढ़ देता हूं। कह रहा है कि कंसीडर अ रिएक्शन, जिसमें मैंने बोला कि N2 प्लस H2 गिव्स यू 2NH3। मेरे पास सिर्फ अमोनिया इज डबल्ड। अगर अमोनिया का कंसेंट्रेशन ऑब्वियसली ना, मान ले मैंने यहां पे बोला ना, अगर ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दे रहा हूं, इसमें अगर मैं इसका कंसेंट्रेशन डबल करूंगा तो बता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे चेंज होगा, ये सवाल है। अब देखना यहां पे सभी बच्चों ने जो गलती करी होगी, मे भी सही भी किया हो सकता है आपने, पर मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले तो सर अपन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए ओ भाई ओ मैंने एक रिएक्शन जो दे रखी है, वो इस प्रकार की है, बट ध्यान ये रखना है गुड्डू, ओ भाई ध्यान ये रखना है कि यहां पे बैलेंस्ड नहीं है ये रिएक्शन। यहां 3 आएगा, मैंने 3 नहीं दिया हुआ, यहां 3 आएगा। बात तो समझ आई होगी, कुछ कुछ तो समझ आई होगी बात। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने से पहले रिएक्शन बैलेंस्ड देखनी है। क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं है, बैलेंस कर, फिर 3 आएगा। अब एक बार बैलेंस्ड हो गया तो अब मुझे बताओ कि इक्विलिब्रियम कितना होगा। तो सर इक्विलिब्रियम तो अपन को पता है सर, अमोनिया प्रोडक्ट में है और इसकी पावर में 2, N2 है जी, H2 है और इसकी पावर में 3 है। अब बताओ, सो लेट्स सपोज दिस इज व्हाट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1। अगर मैं इसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूं 2, तो वो किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। सॉरी, अमोनिया का आप कंसेंट्रेशन क्या कर रहे हो? अमोनिया का कंसेंट्रेशन डबल कर रहे हो, तो 2 ऑफ अमोनिया लिख ले की पावर में 2 अपॉन, और आप H2 का 3 टाइम्स कर रहे हो, N2 का नहीं छेड़ रहे, H2 का आप 3 टाइम्स कर रहे हो। तो बता, इसको बाहर निकाल, ये कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा 27। बाकी सब एज इट इज, अमोनिया की पावर 2 अपॉन N2 H2 की पावर 3। सो द करेक्ट आंसर विल बी, सर जो भी ऑब्वियसली ये पूरी चीज को क्या बोलूंगा, इस पूरी चीज को क्या बोल सकता हूं, के इक्विलिब्रियम फर्स्ट। यस, सो दैट इज व्हाट के इक्विलिब्रियम 1। तो ओवरऑल जो भी के इक्विलिब्रियम 2 था वो 4/27 टाइम्स के इक्विलिब्रियम 1 के आया। तो अब आपको पता लगा ना? यस, तो ये ध्यान रखना ओके बच्चों, कि बैलेंस करनी है रिएक्शन को। और सवाल ऐसे ही आ सकता है कि भैया इसकी कंसेंट्रेशन बदलूं तो क्या इफेक्ट होगा, इसकी कंसेंट्रेशन बदलूं तो क्या इफेक्ट, एंड सो ऑन राइट। ओ ठीक है, चलो आओ अब मैं आगे चलता हूं और अब मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बच्चों प्लीज ध्यान से सुनना। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब है कि सर हां, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, अगर आपने मेरे सामने एक वर्ड यूज कर लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसका तो मतलब मैं यही समझता हूं कि ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, और अगर उनकी स्टोशियोमेट्री है तो उसकी पावर में टिका दूंगा बस। अब ये टाइप्स का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का तो मतलब अपन को समझ आता है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट और उसकी स्टोशियोमेट्री को पावर में रख दो। बट यहां पे टाइप्स का मतलब क्या है? टाइप्स का मतलब है कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख किस किस फॉर्म में सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन कंसीडर ही कर लेता हूं, ए प्लस बी बी, मैंने इसको लिख दिया सी सी प्लस डी डी। इफ पहला, इफ के इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में लिखूं तो कैसे आएगा? तो सर के इक्विलिब्रियम होता तो यही है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। के इक्विलिब्रियम लिखूं तो आप इसका लिख सकते हो
सी डी ए बी। टिकाऊ जी ऊपर, सी डी ए बी। सो दैट इज व्हाट के इक्विलिब्रियम। अब सवाल ये उठता है बच्चों, यार बच्चों सवाल ये उठता है कि सर यहां पे आपने इसको कंसेंट्रेशन की टर्म में लिखा है, दैट्स वाई इफ के इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड इन कंसेंट्रेशन देन इज राइट एज के सी। सी का मतलब कंसेंट्रेशन, तो इसी को मैं लिख सकता हूं ओके। पहला। दूसरा, यहीं पे लिख लो, इफ के इक्विलिब्रियम is represented in terms of pressure। अगर के इक्विलिब्रियम को मैं प्रेशर की टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं तो मैं कैसे कर सकता हूं? बहुत इजी है, बहुत आसान है। दैट इज प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ डी अपॉन प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, और इसकी पावर में जो जो टर्म्स है वो लगा दो, जैसे कि सी डी ए और बी। इसको बोला जाएगा के पी। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा के पी। उसके बाद ये हो गए दो। तीसरा, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो के इक्विलिब्रियम को अपन लिखेंगे के एक्स। ठीक है, कैसे करना वही है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही करना है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सी डी ए सेम। फोर्थ, in terms of moles, that means के इक्विलिब्रियम को करना है जी के एन। सोना नहीं है भाई, जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं कृपया करके कॉपी पेन उठा लो, शर्म कर लो। ए एन का मतलब मोल्स है ना, तो वैसे ही लिखा जाएगा, सब कुछ वैसे ही है। पर अगर ध्यान से देखो, अगर के सी लिख रहा हूं, के सी लिख रहा हूं तो कंसेंट्रेशन, के पी लिख रहा हूं तो प्रेशर, के एक्स लिख रहा हूं तो मोल फ्रैक्शन, और के एन लिख रहा हूं तो नंबर ऑफ मोल्स। पी पार्शियल प्रेशर है, बिल्कुल। पी इज व्हाट? पार्शियल प्रेशर। यस। क्या आप ये सारे एक्सप्रेशन लिख सकते हो? बताओ जी, शाबाश।
डन। ओके, बहुत बढ़िया। आइए अब मैं आपको, ये लिख लिया सबने? सर सेकंड वाला फिर से बता। सेकंड वाले में कुछ नहीं करना शिवम, बस पी यहाँ पे के पी है ना भाई, ऊपर आएगा सी और डी का ही प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट का ही आएगा, सीओडी है, सीओडी है, प्रोडक्ट ही है। अगेन ए और बी रिएक्टेंट ही है, तो ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट ही आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही आएगा। बस अगर केपी लिख रहा हूं तो प्रेशर आ गया, बस दैट्स इट। एक्स लिख रहा हूं तो मोल फ्रैक्शन आ गया, एन लिख रहा हूं तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, दैट्स इट। सिंपल है, इसमें क्या पढ़ना है? इसमें क्या नहीं समझ आया भाई? चला जा, आगे चलता हूं। अब बात ये वाली इंपॉर्टेंट है और इतनी आसान है, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा मतलब आप ढूंढ लेना, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आप उनके पास मिलता है। क्या? रिलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है? जो अभी अपन ने के पी, के एक्स, के एन, के सी बनाए हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है? प्लीज ध्यान से सुनना। तो बहुत आसान है, बहुत हद आसान है, मतलब इससे आसान कुछ भी नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आप देखना ऐसे ऐसे आप कोई सा भी रिलेशन बना, कोई सा भी रिलेशन निकाल लो, आप 1 सेकेंड में निकाल दोगे। देखना कैसे। तो अपन को देखना है केपी, के सी, के पी, के एक्स एंड के एन का रिलेशन। ठीक है, यही चार है, इन्हीं का रिलेशन देखना है। तो रिलेशन कैसे आएगा? तो रिलेशन कुछ नहीं करना, आपको ये पता है पीवी बराबर एनआरटी, यस और नो? सबको पता है, सबको पता है यही होता है पीवी बराबर एनआरटी। सबको पता है पीवी बराबर एनआरटी। हाँ, डबल चेन आप सभी ने यही पढ़ा होगा कि केपी केसी का रिलेशन, क्योंकि हर जगह यही दे रखा है। ये के एक्स और के एन का कहीं नहीं दे रखा है, तो मैं इन सबका रिलेशन बता देता हूं। ठीक है, आपस में भी आप चाहे किसी को भी पकड़ के रिलेट कर देना, आप 1 सेकेंड में कर दोगे। इधर देख लो पहले, आप सबको पता है पीवी बराबर एनआरटी, यस, चलो बहुत बढ़िया। अगेन इस वी को नीचे ले आ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, पी बाई वी, सॉरी एन बाई वी कंसेंट्रेशन आर टी। अब यही तो कंसेंट्रेशन होता है, तो दैट इज व्हाट कंसेंट्रेशन। तो फार्मूला तैयार है, फॉर्मूला तैयार है जी, देख लो एक बार। पी क्या है? सी आर टी। तो मैंने कहा सिंपली वी नो दैट, पहला रिलेशन ऊपर लिख ले, रिलेशन ऑफ केपी एंड केसी, पहला रिलेशन। तो मैंने सिंपल लिखा आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसको मैंने मैनिपुलेट किया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड कंसेंट्रेशन। अब कुछ नहीं करना, जहां पी है वहां लगा दो केपी, जहां सी है वहां लगा दो केसी, जहां आर टी है उसको आर टी रहने दो, इसकी पावर में ले जाओ डेल्टा एन जी, खत्म। क्या बोला मैंने? पीवी इक्वल टू एनआरटी है, पी वी को नीचे ला, एन अपॉन वी कंसेंट्रेशन है, केपी केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या है? डेल्टा एन जी होता है समेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मतलब एग्जांपल में अभी दूंगा, अभी समझाऊंगा, अभी एग्जांपल यहां दे भी देता हूं। N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2 अमोनिया। ये सारे के सारे गैसियस में है, ये ध्यान रखना। ये Mg का मतलब गैसियस के ही मोल्स यहां कंसीडर किए जाते हैं। तो डेल्टा Ng अगर मुझे इसका निकालना हो तो बताना जरा। तो डेल्टा Ng क्या होता है? मोल्स प्रोडक्ट में कितने हैं गैसियस के? सर ये सारे गैसियस में ही है, पहली बात। प्रोडक्ट ये होता है, इसके कितने मोल्स हैं सर? 2 माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, तो 1 प्लस 2 4 मोल्स इसके हो गए। तो डेल्टा एन जी कितना हो गया? -2। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? तो यहां पे ध्यान क्या रखना है, ये बनाया कैसे मैंने? ऊपर से, खत्म। आगे चल, दूसरा। रिलेशन बिटवीन केपी एंड के एन। देखो
क्या लिखा मैंने, रिलेशन बिटवीन केपी एंड के एन। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, यू नो एंड आई ऑल्सो नो क्या, पीवी बराबर एनआरटी। हाँ हाँ ऑब्वियसली ना यार, ऑब्वियसली। मैं सिर्फ यहां पे पी और सी के कंसेंट्रेशन, आर और टी टेम्परेचर, हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए एक फिक्स्ड टेम्परेचर होगा। जब भी आप देखो, डबल चेन ने एक सवाल पूछा है कि सर आर और टी कांस्टेंट है ना सर फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन, बिल्कुल। अगर मान ले मैं एक रिएक्शन करवा रहा हूं तो मैं एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे करवाऊंगा ना भाई, कि हर बार टेम्परेचर बदलता रहूंगा। मैं अगर रूम टेम्परेचर पे मिला रहा हूं तो रूम टेम्परेचर एक फिक्स्ड टेम्परेचर है ना जिस पे रिएक्शन चल रहा है, राइट ना। चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। फिलहाल के लिए मैंने लिखा पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब इसमें मैं वी को नहीं चलाऊंगा, कोई दिक्कत। इस बार मैं यहां पे सी नहीं बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि मुझे के सी के साथ रिलेशन नहीं चाहिए, के एन के साथ चाहिए। तो है एन भी और पी भी है, तो तुझे करना क्या है, वही सेम। पी है तो लिख दे के पी, एन है तो लिख दे के एन। बाकी क्या बचा, आर टी अपॉन वी। इसकी पावर में सेम, जैसे यहां भी बचा हुई चीज में डेल्टा एन जी टिकाया था, यहां भी डेल्टा एन जी टिका दे, आंसर। अरे बोलना भाई। ओके, अगला तीसरा। केपी और के एक्स का रिलेशन। ठीक है, केपी और के एक्स का। तो आपको अब जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में आप कहीं भी देख लो, प्रेशर तो आ रहा है, मोल्स भी आ रहा है, तो आपने इसका इक्वेशन यूज कर लिया। अगेन यहां पे प्रेशर भी आ रहा है, कंसंट्रेशन भी आ रहा है, तो आप इसके लिए इस एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हो। बट यहां पे अगर आप देखोगे आइडियल गैस में, तो कहीं भी मोल फ्रैक्शन वाली चीज नहीं आ रही है। बट आ कहां रही है तुझे पता, तू गैसियस स्टेट पढ़ के आया, और तुझे पता भी है कि सर अगर मुझे प्रेशर और मोल फ्रैक्शन को रिलेट करना हो, डेल्टन्स लॉ। अरे बोल, डेल्टन्स ना गुड्डू, जो क्या कहता है, पी ए अपॉन पी टोटल, इसको और ढंग से लिख। पी अपॉन पी टोटल इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन। यस, तो पी टोटल को उधर ले जा, दैट इज मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। आ गए, पी भी आ गया और एक्स भी आ गया, कुछ नहीं करना, वही सेम, के पी के एक्स पी टोटल की पावर डेल्टा एन जी। बात खत्म, बन गए रिलेशन। ले, अबे बन गए रिलेशन भाई। अबे पी पीटी को उधर ले जा, पी टोटल। अबे टेम्परेचर नहीं, अब ये ध्यान रखना तुम, इसको पी टेम्परेचर, इसको ले स्मॉल टी कर ले स्मॉल टी कर ले। अबे ये टोटल प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर मत मान लेना इसे, स्मॉल टी कर लो। राइट बच्चों, तो रिलेशन आ गए बस। तो अगर मैं बोलूं रिलेशन बताओ, तो सर आप कहोगे केपी क्या है, के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। मास्टर जी इसको यार हम ना भूल जाते हैं, तो ये तो नहीं भूलता ना तू, अबे ये तो नहीं भूलता ना, बस इससे बना ले, इससे बना ले। पहला, दूसरा, केपी क्या है, के एन आर टी अपॉन वी की पावर डेल्टा एन जी। अगेन केपी क्या है, के एक्स पी टोटल की पावर डेल्टा एन जी। ओके पायल, पायल है चमका। ठीक है, इसके अलावा लेट सपोज अगर आपके मन में ऐसा सवाल हो रहा हो कि नहीं मास्टर जी आपने केपी और केसी को तो रिलेट कर दिया, केपी और केएन को भी रिलेट, अगर मान ले मुझे केसी और केएन को करना हो तो आप किसी को भी कर ले। फॉर एग्जांपल देख, इन दोनों को रिलेट करना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट को बराबर कर दे। जय माता दी। ओ भाई क्या बोला मैंने, दिस इज व्हाट, 1 2 3, इसको साइड से लिख ले। सो ऑन इक्वेटिंग
1 and 2 RHS इज इक्वल्स टू RHS। करो KC RT की पावर डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू KN RT अपॉन N की पावर डेल्टा एन जी, सॉरी V। ये आंसर आ गया। अगेन ऑन इक्वेटिंग सेकेंड एंड थर्ड क्या आ जाएगा, KN RT की पावर, सॉरी RT अपॉन V की पावर डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू KX P टोटल की पावर डेल्टा एन जी। सेम ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर ले तो तेरा KC और KX के साथ रिलेशन आ जाएगा एंड सो ऑन। कुल मिला के बात क्या है, पहले 3 रिलेशन याद होने चाहिए, और ये याद कैसे करने मैंने बता दिया, 1 सेकंड का काम है। अबे अब तुम जिंदगी में नहीं भूल सकते इन रिलेशंस को, ठीक है ना। बोलो ना यार। अबे बोल दो ना जरा, बोल दो ना जरा, बोल दो ना जरा। हो जाएगा भाई, रिलेशन कर लोगे। तो आज की क्लास में इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये वाली। सो आर यू रेडी गाइज फॉर द सवाल? आर यू रेडी गाइज? अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? बोलो मित्रों। अबे आसान है ना यार, इजी है। अच्छा एक होमवर्क देता हूं, इसको ढूंढ के लाना, कहीं बुक्स में मिले तो। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बुक्स में। अच्छा अच्छा मास्टर, तो तूने कैसे बनाया? ठीक है, तो इसीलिए कहता हूं चीजों को थोड़ा सा ढंग से समझना। आसान है, इजी, बस ये इक्विलिब्रियम खत्म है भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म है मास्टर? खत्म है क्या? हाँ देख, ली चैटलियर तू समझ चुका है कि तापमान बढ़ाने पे प्रेशर घटाने पे क्या क्या होने वाला है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तू सीख चुका है, तो बच्चा क्या खत्म। एक दो कॉन्सेप्ट है स्टोशियोमेट्री वाले, वो सिखाऊंगा, ठीक है, उस पर टाइम लगेगा। वो भी तू मूल कॉन्सेप्ट सीख चुका है तो उड़ा देगा। ठीक है गुड्डू, आजा। तो एक सवाल है, क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन पढ़ लो भाई, चैप्टर इतना ही है। अबे इतना नहीं है, पहले इसका चैप्टर इतना ही है, ठीक है। अब कल मैं आपको कुछ रिलेशंस बताऊंगा और कुछ आपके उसमें इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने सारी चीजें समझ ली हैं, है ना। इसका मतलब अगर मैं अभी भी कह दूं कि प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, तू 1 सेकंड में बता देगा क्या होगा, क्योंकि तुझे पता है कि सर टकराव बढ़ जाएंगे एंड अगेन प्रोडक्ट में रिएक्शन चल जाएगा।
सो वही चीजें पढ़ूंगा, मतलब उसी को सिस्टमैटिकली उतारने लग जाऊंगा हेडिंग लिख के। ठीक है, पहले तो इसका आंसर करो कि अगर मैंने लिखा है सबसे पहले तो केपी और केसी का रिलेशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर जो केपी है ना यार, देख पीवी क्या होता है एनआरटी, शुरू से वैसे तू डायरेक्ट लिख सकता है केपी क्या होता है केसी डेल्टा सॉरी आरटी की पावर डेल्टा एन जी, ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये याद हो जाएगा। एनआरटी है, ठीक है, एन बाई वी आर टी है, ठीक है, सी आर टी है, तो इसको लिख ले तू के पी के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब जब भी ऐसा सवाल आए ना कि वो बताओ कि केपी कितना है या केपी केसी का रिलेशन कितना, सबसे पहले तो डेल्टा एन जी निकाल लो। कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट में कितने हैं 2, रिएक्टेंट में कितने हैं 4 -2, तो इसकी पावर में -2 लगा दो। अब इसको और कैसे लिख सकता हूं, आर टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सर अगर मैं केपी को केसी के बराबर करना चाहूं, ध्यान से सुन लो, अगर मैं केपी को केसी के बराबर करना चाहूं तो वो तभी बराबर होंगे जब केसी वाली टर्म को डिवाइड करूं किसी से, किससे, आर टी स्क्वायर से। तो मुझे जरा बताना, अगर मैं किसी बड़ी चीज को छोटी के बराबर करना चाहूं तो ऑब्वियसली इसको डिवाइड करूंगा। इसको और ढंग से समझना चाहता है ऐसे समझ ले, केसी कितना है, ये आर टी स्क्वायर को इधर लिया, दैट शुड बी केसी। तो इसका मतलब सर केसी केपी के बराबर तब इक्वल है जब मैं केपी में कुछ मल्टीप्लाई करता हूं, कुछ मैं मल्टीप्लाई इसके गुना कुछ कर रहा हूं, दैट मींस ऑब्वियसली केसी बड़ा होगा, ऑब्वियसली केसी बड़ा होगा। केसी बड़ा है, अरे बोलना भाई, केपी कम है केसी बड़ा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। व्हाट इज एन, प्लीज रिपीट वंस। अबे एन क्या है रे, डेल्टा एन जी भाई, दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज एन, प्लीज रिपीट वंस। किसमें एन भाई, कौन सा एन, तो मोल्स होते हैं, यहां मोल्स हैं, यहां पे क्या है, चेंज इन मोल्स। अबे यहां मोल्स हैं, यहां चेंज इन मोल्स हैं, निकाला कैसे जाता है देख। प्रोडक्ट पहले तो देखना है, प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं, रिएक्टेंट में कितने हैं, 3 + 1 4, दोनों को घटा -2 आंसर। इसमें क्या समझना है, हाँ चेंज इन मोल्स भाई, मोल्स, और ठीक है राइट बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ए आंसर किया है, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो व्हाई। इन सभी बच्चों का आंसर सही है। चलो डन, ओके, चीजों को समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो, यस। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने क्या सीखा मास्टर जी, काफी कुछ सीख लिया है, अबे काफी कुछ सीख लिया है भाई। तो सबसे पहले तो अपन ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाना सीखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से अपन ने उसके रिलेशन सीखे हैं, और फिर उसी से अपन ने 1-2 सवाल भी किए हैं, एंड दैट इज व्हाट द टुडेज लेक्चर, जिसमें अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम को छेड़ा है। ठीक है, तो इसको अपन 2 लेक्चर में निपटा देंगे, कल और परसों में, फिर उसके बाद अपन आयनिक शुरू करेंगे। ये भूलना नहीं है जो बता रहा हूं ना, मतलब ये आप ये समझ लो कि मैंने इक्विलिब्रियम आपको ऐसे दे दिया, ले ले ले, और आप ऐसे रख लो, ठीक है ना भाई, इसको भूलना नहीं है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे आने वाली, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, क्वांटम निकाल लो एक बार। अगर बच्चों को क्वांटम दिक्कत कर रही थी ना, एक बार क्योंकि यार उसमें 10 लेक्चर हैं, ठीक है, अब वो आपको पढ़ने पड़ेंगे पूरे 1 साल, उसके बाद तो सारे ऐसे हवादार हवादार है भाई। सर हाँ, निकालने के लिए सयन बिल्कुल बैलेंस, देख लो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना ही पड़ेगा, उसके बिना कहानी गलत हो जाएगी, ठीक है, अगर बैलेंस नहीं किया तो। राइट बच्चों, चलिए ओके, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों पढ़ने के लिए, और घर जाके घर पे ही हो, दोबारा पढ़ लेना, ठीक है, और बस मस्त रहो, ठीक है, चिंता विंता मस्त करो, ठीक है, चिंता देने की उम्र है तुम्हारी, लोगों को टेंशन दिया करो, ठीक है, लोगों को टेंशन दोगे तभी लोग तुम्हें याद करेंगे, अच्छे लोगों को कोई नहीं याद करता। काफी काफी गहरी लाइन बोल दी मैंने। ओके ठीक है चंदा।
सयन, ओके ठीक है सर। शॉर्डिंगर इक्वेशन सिलेबस में है क्या? शॉर्डिंगर इक्वेशन, देखो मैं एक चीज बता दूं ना, अभी मैंने शायद मैंने आपको पहले भी बताया था ना, मैंने क्वांटम का ना वो डाउट सेशन नहीं लिया है आपका, ठीक है, तो उसको भी रखते हैं अपन, ठीक है। हाँ है यार उसमें सर, थर्मोडायनामिक्स समझ नहीं आता। थर्मोडायनामिक्स चल रहा है क्या तुम्हारा? हाँ बिल्कुल अभिजीत जी लिख सकते हो, कंसंट्रेशन उसको एक्टिव कंसंट्रेशन ही बोलते हैं ना, लिख सकते हो भाई। चलो ठीक है गाइज, अब हम आगे लेते हैं, हमारी अगली कक्षा भी है, तो आप भी जाइए और पढ़िए, ठीक है गाइज, बाय बाय, शुक्रिया, बाय बाय कर दो जी।